परम आदरणीय आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा विद्यार्थियों के ऊपर रहता है, विद्यार्थियों के साथ सोचते हैं। विश्वविद्यालय के प्रमुख मेरे प्रिय भाई, नियामक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, जिनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में शिक्षा की तरफ और इंटेलेक्चुअल शिक्षा की तरफ बड़े अच्छे कदम बढ़ाए हैं। हम सबके प्रिय मेहर जी इंजीनियर हैं और जैसे मुझे पता चला सह सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और आरोग्य भारती में उनका संपूर्ण योगदान है। हमारे वाइस चांसलर साहब और प्रिय दोस्तों, हर साल इस ग्रुप का एक नया नारा होता है। इस साल का नारा है वन अर्थ वन नेशन, वसुधैव कुटुंबकम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुझे एक कमेटी का सदस्य बनाकर इंग्लैंड भेजा कि एनएचएस को कैसे टेक ओवर करना है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो ब्रिटेन की है बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन हेल्थ सर्विसेज कैसे कंट्रोल करेंगे। वहां जाके मुझे पता चला कि आज भी 4 में से 1 डॉक्टर इंग्लैंड में हिंदुस्तानी है, 4 में से 2 नर्सेज हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं और पैरामेडिकल में भी 50% स्टाफ भारतीय है। पर इतनी शॉर्टेज है कि आज भी वहाँ मेडिकल सर्विसेज के लिए 3-3 महीने के लिए एमआरआई और सीटी का टाइम लेना पड़ता है। जब अंत में वहाँ की कैबिनेट की कमेटी में मुझे भाषण देने के लिए कहा गया तो पहले जो इंग्लिश गवर्नमेंट के लोग थे उन्होंने बताया कि उनका सूरज कभी नहीं डूबता था, कई देशों में उन्होंने राज किया, अपनी तारीफ के उन्होंने बड़े पुल बांधे। जब मेरी बारी आई तो मैंने एक ही बात कही कि अब उनके पास हिंदुस्तान ने अपना आदमी उनको अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए दिया है। ऋषि सुनक साहब प्रधानमंत्री थे, बड़ी चोट लगी उनको कि नहीं वो ब्रिटिशर है। मैंने कहा नहीं, ये हिंदुस्तानी है जो वहां राज कर रहा है। आज भी 50% इकॉनमी, 50% लंदन पे और ब्रिटेन पे इंडिया का कब्जा है। भाभा यूनिवर्सिटी होमी जी भाभा जी के ऊपर प्रेरित है, उसी नाम से हम लंदन में यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं। दुबई गए, 50% पॉपुलेशन इंडियन की है। सुनने में बड़ा अजीब देश लगता था। जब वहां मैंने स्टडी किया, 11 यूनिवर्सिटी दुबई में है और 11 में से 10 हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी हैं, भारतीय यूनिवर्सिटी है। वहां भी हम लोगों ने प्लानिंग की कि वहां यूनिवर्सिटी बनानी है। अगले साल जो खुशखबरी हम देंगे कि ब्रिटेन में, यूरोप में और दुबई में आर्किडेव ग्रुप की यूनिवर्सिटी होगी। हर रोज नया सोच के कुछ करने की इच्छा होती है। जैसे बताया गया, ये पिक्चर नहीं दिखानी चाहिए थी, इन्होंने बताई कि 6 बजे से 11 बजे तक काम करते हैं, वो आज भी वैसे ही करते हैं। इंग्लैंड में मैंने लोगों को कहा कि कल सैटरडे और संडे है, हम बाकी हॉस्पिटल देख लेंगे, तो हंसने लगे कि फ्राइडे 5 बजे के बाद वो काम नहीं करते। हमारे यहाँ तो 7 डेज ए वीक काम हो रहा है। इसीलिए आज
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में हिंदुस्तान का योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहा कि 2027 में होगी। मेरा मानना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 में ही हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी 500 बिलियन यदि है इकोनॉमी, तो 2030 में यहां भी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की वार्षिक इकोनॉमी हो जाएगी। यूपी में हो जाएगी। टेक्नोक्रेट्स हिंदुस्तान की शान है। इसमें एक पिक्चर जरूर दिखानी चाहिए थी, मेरे से पूछे बगैर दिखाई, पर एक चीज जरूर मैं बताना चाहता हूं। मैं भी बड़े गरीब घर में पैदा हुआ। गरीब आदमी से कोई कुछ नहीं छीन सकता, क्यों घड़ी नहीं थी, पेन नहीं था, तो क्या छीन लोगे। लकड़ी की फटकी लेके एक कलम से एक शीशी में शाही भर के उससे लिखना, और अपनी गोबर ले जाके अपने स्कूल में पहले उसको करना और फिर बोरी में बैठ के पढ़ना। 6th क्लास में इंग्लिश स्टार्ट हुई। सपने बड़े अच्छे देखते थे। रोज शीशे के सामने मैं खड़े होकर यही कहता था, जब जेब में पैसे नहीं थे, यही सोचता था आप लोगों को भी सोचना है कि मैं राज करने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, मेरे से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं, और मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई। यही आपको करना है। ये शक्ति अंदर से आनी चाहिए कि मैं राज करने के लिए पैदा हूं। और सपना ऐसा देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये वाला चैनल क्यों नहीं देखते, तो मैंने कहा ये सबसे अमीर आदमी का चैनल है, मैं वो नहीं देखता, कि वो ऐसा मेरा चैनल हो। ये होटल में क्यों नहीं जाते, वो भी ऐसा मेरा होटल हो, क्यों ना हो। और इस साल जब विदेशों में घूमे तो ये जरूर सोच आई कि अब आर्किटेक्ट ग्रुप इंटरनेशनल, वहां हम इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे देशों में आज भी 50% बिजनेस और 30% बिजनेस इंडियंस के पास है। शांतिपूर्वक हिंदू है, शांतिपूर्वक भारतीय है, पर डरपोक नहीं है। कल की रैली में हमारे लोग थे बहुत, तो लोगों को बताया कि ये चुप रहने का अर्थ कायरता नहीं है। मैं पंजाब में पैदा हुआ हूं और मुझे मालूम है कि आज भी वहां पर सबसे शक्ति जो है वहां आदरणीय गोल्डन टेम्पल से आती है, हर मंदिर साहब से आती है, सब में, और राज करने की शक्ति आती है। नए ग्रुप की स्थापना, नए सपने देखना, मैं आदरणीय वाजपेयी जी से जरूर कहूंगा, कुछ ऐसे जरूर ऐसी हम लोगों ने चीजें की जो अभी कहीं नहीं हुई थी। भोपाल में पहला MRI लगाया, भोपाल में पहला CT स्कैन लगाया, एशिया का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट हम लोगों ने लगाया, विश्व का तीसरा और एशिया का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट लगाया, इंडिया का पहला डेंटल इम्प्लांट बनाया जिसमें डेफ एंड डम को सुनाई देता है, आर्मी के लिए बुखारी बनाई जो केवल कोरिया में बनती है, अब भारत में बननी शुरू की है। कई अनोखे काम किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस ग्रुप में कई नई चीजों की शुरुआत हो रही है, ट्रीटमेंट के लिए और बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए। दुबई में मैं कार में बैठा, ड्राइवरलेस कार, पीछे वाली सीट पे मैंने अपना नंबर डाला, दरवाजा खुल गया, फीड किया कि मुझे मोरिना जाना है, वहां पहुंचा दी, पेमेंट कर दी उसकी, कंप्यूटर से आवाज आई थैंक यू, दरवाजा बंद हुआ, वापस आ गए। यही फ्यूचर है। इसरो में भाभा का आदमी इसरो में है, और मुझे लगता है ऐसा दिन आएगा कि मैं अपने बच्चों को कहूंगा जो फर्स्ट आएगा उसको चांद में भेजेंगे, चांद की यात्रा कराएंगे। जिस हिसाब से दुनिया, मैंने भी देखा टेलीफोन नहीं होता था, आज से 25-30 साल पहले टेलीफोन बुक करते थे, ऑपरेटर भी सुनती थी कि सर बड़ी बात कर ली, अब छोड़ो फोन, हो गया 3 मिनट हो गए। अब आपके हाथ में टेलीफोन है।
ऐसा ही टाइम अभी दुबई में 1000 छोटे जहाज आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यहाँ भी आएगा। जिस तेजी से भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, अब इसका कोई तोड़ नहीं है। शांति का दूत है, पर अपनी रक्षा करने में सक्षम भी है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भाभा और आप सब लोगों को और आरकेडी परिवार को भी इसमें योगदान देना है। रिचेस्ट कम्युनिटी बननी है, और जैसे इंग्लिश लोग कहते थे कि राज करना है, हमें भी 100 देशों पे राज करना है। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन बहुमूल्य शब्दों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। जब शिक्षक क्रोधित होता है और कर्ण को श्राप देता है कि मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला जा रहा है वह नीचे धंसा था। तो जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व होता है, और जब आपके साथ सामने शिक्षक का भी शिक्षक हो तो उस बात के फिर क्या कहने। मैं अनुरोध करना चाहूंगा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर भरत शरण सिंह सर से कि वो आए और अपने बहुमूल्य शब्दों, अपने ओजस्वी वाणी से यहाँ पर एक अद्भुत वातावरण तैयार करें। सर मंच में और मंच के सम्मुख जो भी बंधु बैठे हैं, वो एक प्रकार से अर्ध रोशनी या अर्ध धूप ऐसा कह सकते हैं। आजकल हमारे लोगों में, हम में भी, आप में भी शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। अक्सर डॉक्टर लोग बताते हैं, अरे आपकी रिपोर्ट तो सही है लेकिन विटामिन डी की कमी है। फिर उसको निदान बताते हैं कि आप थोड़ा सा धूप में बैठा करिए। तो ये भी एक प्रयोग का हिस्सा है कि हम लोगों को भी, आप लोगों को भी थोड़ा सा फिल्टर्ड सनलाइट में बैठाया गया है, ताकि हम लोगों का डी इंक्रीज हो जाए और स्वस्थ हो जाए। इस विद्यारंभ शिक्षारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार बासणे जी, जो देश और दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, आरोग्य हो, उसके लिए समर्पित जीवन है। और अभी आपने जिनको सुना, डॉक्टर सुनील कपूर जी को एक प्रकार से शून्य से शिखर तक की यात्रा आपने की, और आप सब के लिए, हमारे लिए भी एक प्रकार से वो मोटिवेशन के रूप में है। उन्होंने शायद मैनेजमेंट या एमबीए नहीं किया होगा, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक एमडी किए हैं, लेकिन हमको लगता है कि आप जिस मुकाम पर हैं, ऐसे हजारों एमबीए तैयार कर रहे हैं। भले एमबीए न होंगे, अलग विषय है, लेकिन यह भी एक प्रकार से एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में भी उनको देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे जी, यहाँ पर भाभा विश्वविद्यालय के सभी सम्माननीय प्राध्यापकगण और युवा विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है विद्यारंभ, शुभारंभ। और मैं ऐसा मानता हूं कि विद्या या शिक्षा का शुभारंभ होता है, अंत कभी नहीं होता। विद्यारंभ और उसकी गति अनंत रहती है, और हर एज में आप कुछ न कुछ सीखते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत के इंजीनियर विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का सुदीर्घ जीवन 101 वर्ष का था। 1861 से 1961 तक समथिंग 101 वर्ष। जब वो 100 वर्ष के थे तो अस्वस्थ हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए,
स्वाभाविक है, घर के लोगों का आना जाना था ही। उन्होंने अपने परिजनों से कहा कि जब शाम को आना तो फलानी फलानी पुस्तक लेकर के आना। अब लड़के लोग आए, नाती पोते उनके आए और किताब ढूंढने लग गए। कुछ लोगों के मन में सहज ही विचार आया, कितने बड़े इंजीनियर हैं, इतना बड़ा नाम है पूरे देश में, बाद में भारत रत्न भी मिला उनको, और दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, 100 वर्ष के हो गए हैं, अस्पताल में एडमिट है, पता नहीं पुस्तकों का क्या करेंगे। और जब शाम को उनके परिजन गए और पुस्तक देते हुए पूछ ही लिया कि बाबा जी इन पुस्तकों को क्या करोगे, उन्होंने कहा क्या करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, पुस्तक पढ़ करके ज्ञान की वृद्धि करेंगे, और उम्र 100 वर्ष की। तो इस प्रकार से विद्या आरंभ तो होता है लेकिन अनंत होता है, इसका अंत कभी होता नहीं। इस कार्यक्रम को बताया गया उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन, अभिमुखीकरण। एक प्रकार से एक ऐसा कार्यक्रम है जब अपने मल्टी फैकल्टी के विद्यार्थी आपस में एक मंच पर आते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से परिचय भी हो जाता है। और यह कार्यक्रम एक प्रकार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम है। कुछ लोगों को अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है, आप भोजन व्यवस्था देखना, आप अल्पाहार व्यवस्था देखना, आप मंच की व्यवस्था देखना, आप स्वागत समिति का काम देखना, आप आमंत्रण का काम देखना, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था देखना। इनमें से बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी इन्वॉल्व रहते हैं, और जब उनको कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को करने के लिए मस्तिष्क पर एक्सरसाइज करते हैं, और उस एक्सरसाइज से उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। यह भी आपके क्यूरिकुलम, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम का कार्यक्रम है जो आपकी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। ये भी जानकारी मिली कि आज व्हाइट कोट सेरेमनी का भी कार्यक्रम है, जब आप एक विद्यार्थी के रूप में व्हाइट कोट को हिंदी में क्या कहेंगे, सफेद पोश, लेकिन आप मूल्यों के आधार पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए आप व्हाइट कोट धारण कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से सिर में पगड़ी का स्थान है, कि पगड़ी उस व्यक्ति की मान और सम्मान और इज्जत को इंगित करती है, उसी प्रकार से यह व्हाइट कोट जो आपके मान और सम्मान को इंगित करेगा। और यह भी आप जानते हैं कि आप कहीं यात्रा में होंगे, भीड़ में होंगे, ट्रेन में होंगे, यदि आप व्हाइट कोट धारण किए हैं तो सहज ही आपको सम्मान भी मिल जाएगा, सीट भी मिल जाएगी, और लोगों को एक आशा भरी निगाह से भी देखेंगे। किसी का बीपी गड़बड़ा जाएगा, किसी को समस्या आ जाएगी, तो ये है ना, ये थोड़ा सा आपको उस समस्या से दूर कर देंगे। तो एक प्रकार से हमारे ऊपर समाज का एक बड़ा विश्वास है। और एक बार चूंकि मेडिकल फील्ड के लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और डेंटल के डॉक्टर भी हैं। कई बार लोग मजाक में कहते हैं, अरे दिल का डॉक्टर तो शरीर में एक ही हार्ट होता है, कितने % मिलेंगे। लीवर की संख्या भी सीमित है, किडनी की भी संख्या सीमित है, आंख की भी संख्या सीमित है, नाक की भी संख्या सीमित है, लेकिन दांत की संख्या असीमित है। यानी आपको एक डॉक्टर से 32 गुना अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि वो 32 प्रकार के दांत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और अभी तक जिस फील्ड के आप लोग यहाँ हैं, इनको प्लेसमेंट की समस्या नहीं है, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी। वैसे भी हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड के लोगों का, खास करके डॉक्टर्स के प्रति दुनिया में लोगों का बड़ा विश्वास रहता है। विदेशों में यदि कोई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर की टीम आती है, तो वे देखते हैं कि अच्छा हाँ, इसमें एक भारतीय मूल का है, चलो निश्चित हो जाओ, अच्छा ही होगा। नेम प्लेट भी देख करके भारतीय मूल का नाम लगता है, इसके यहाँ जाना चाहिए, ठीक हो जाएगा। और ऐसे अवसर पर अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वैल्यू एजुकेशन पर भी विशेष जोर दिया गया है। हमारे शिक्षा में नीतिगत मूल्यों का,
मूल्य शिक्षा का स्थान होना ही चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना ही चाहिए। इसमें मुझे एक संस्मरण ध्यान में आता है कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, एजुकेशन विथ वैल्यूज। दो विद्यार्थी रहते हैं और शूटिंग की शिक्षा प्राप्त करते हैं, दोनों बहुत अच्छे निशानेबाज हो जाते हैं, अच्छा निशाना, अचूक निशाना हो जाता है। उनमें से एक विद्यार्थी डिफेंस सर्विसेज में चला जाता है, मिलिट्री में भर्ती हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी भटक जाता है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चला जाता है। वो आप समझ गए अंडरवर्ल्ड में क्या होता है। और दोनों अच्छे निशानची हैं, दोनों अच्छा निशाना लगाते हैं, और दोनों से ही बंदूक चल गई। बंदूक चलने के बाद क्या होता है आप लोग सब जानते हैं। दोनों से बंदूक चल गई, और बंदूक चलने के बाद जो परिणाम आता है वह भी आ गया, यानी कुछ लोगों की जान चली गई। लेकिन क्या हुआ, एक को इनाम मिला, बंदूक चलाने का क्या मिला उसको, इनाम, परमवीर चक्र, और दूसरे को दंड मिला, जेल के लाखों के पीछे जाने का। शिक्षित दोनों थे, दोनों ही निशानेबाज थे, दोनों ही एक विद्यालय से पढ़े, दोनों ने एक शिक्षक से पढ़े, दोनों ने एक ही शिक्षक प्राप्त की, लेकिन वैल्यू में अंतर था। एक की शिक्षा विदाउट वैल्यूज थी, एक की शिक्षा वैल्यूज के साथ थी। एक ने राष्ट्र की रक्षा में वह काम किया और उसने राष्ट्र के विपरीत काम किया। तो इस प्रकार से जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह शिक्षा हर हालत में समाज के प्रति हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अभी हमारा पूरा भारतवर्ष एक ही मिशन में चल रहा है। डॉक्टर कपूर साहब ने भी बताया वसुधैव कुटुंबकम, और ये जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत की देन है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार ही समझते हैं। आपने देखा ग्लोबल समिट हुआ, वन अर्थ वन फैमिली, वन सन वन अर्थ वन फैमिली, मतलब वसुधैव कुटुंबकम। और इसको आज दुनिया भी स्वीकार कर रही है। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को अभी एक लक्ष्य लेकर के लिया गया है कि 2047 में हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। डॉक्टर साहब ने कहा जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है, इसी गति से चली तो हो सकता है परिणाम समय से पूर्व हमें मिल जाए। यहाँ एक बात जरूर सोचना चाहिए, देश के इतिहास में यदि देखिए तो हमारे देश का लगभग, वैसे तो संघर्ष काल तो कई वर्षों का था, कई सौ वर्षों का था, लेकिन 150-200 वर्षों का प्रत्यक्ष संघर्ष काल था। और इस 150-200 वर्षों में 6 से 8 पीढ़ियां ने अपना जीवन निछावर कर दिया, और उस समय उनको भी मालूम था कि यह स्वतंत्रता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। यह भी मालूम रहता था कि इसका अंतिम परिणाम जान गंवाना ही है। फिर भी उनसे यदि पूछा जाता था कि आप यह किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका एक ही उत्तर रहता था कि यह सब हम आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो उनके इस अनंत त्याग और तपस्या के कारण आज हम इस मुक्त आकाश पर बैठे हुए हैं, स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं, थोड़ा धूप भी ले रहे हैं, थोड़ा हवा भी कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। तो हमारे आपके ऊपर भी एक प्रश्न आता है कि जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा त्याग किया, हमको क्या करना है? आपको बस यही करना है कि यह समाज अपना है, समाजोन्मुखी बनिए और इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, वह अलग अलग गति से, अलग अलग प्रकार से आप अपना काम करिए, स्वाभाविक रूप से वह रिजल्ट आपने आप आएगा। मैं अधिक समय न लेते हुए मुख्य रूप से हम लोग डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी को सुनेंगे, उनके माध्यम से कुछ अच्छी बातें आएगी जो हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी होंगी। अंत में एक छोटी सी कहानी सुना करके बात पूर्ण करूंगा। मैं
विद्यार्थियों के बीच में दो बात अवश्य कहता हूं। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती, इसलिए हमेशा चलायमान रहिए, गतिमान रहिए, चरय वेती। अनिस्थिर हो जाने पर जंग धारण हो जाती है शरीर पे। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ करते रहिए। हमें पाठ्यक्रम की चीजें पढ़िए, पाठ्यक्रम के बाहर की चीजें पढ़िए, देश के इतिहास के बारे में पढ़िए, देश के प्राचीन ग्रंथ ज्ञान विज्ञान को भी पढ़िए और हमेशा चरय वेती। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि नाविक विहीन नौका और लक्ष्य विहीन युवा रास्ते से भटक जाया करते हैं, इसलिए आप रास्ते से भटक ना जाएं, इसलिए अभी से लक्ष्य निर्धारित करें। और यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनका लक्ष्य तो निर्धारित ही है कि हमको इसी दिशा पर आगे बढ़ना है। और नौका से एक और भी हमें प्रेरणा मिलती है कि सामने मुसीबत का पहाड़ कितना बड़ा क्यों न हो, लेकिन यदि आपको तैरना जानते हैं तो उस लहरों को भी पार कर सकते हैं। और नाव को यह कला मालूम है किस प्रकार से आने वाले जल की धाराओं को वह फेस कर सकती है, उनको पार कर सकती है। तो एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। एक स्थान पर बड़े परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग वहां से गुजरे, आप जैसे जिज्ञासु लोग गुजरे, उनको लगा कि थोड़ा सा पता किया जाए कि यहाँ पर क्या निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ विद्यार्थियों ने पूछा, अरे भाई ये क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? वहां से उत्तर आया, अरे देख नहीं रहे हो, पत्थर जोड़ रहे हैं, पत्थर। काम तो बात तो सही है, वह पत्थर ही जोड़ रहा था। आगे बढ़ गए, उन्होंने सोचा कि उत्तर मिला नहीं। एक जगह और काम लगा था, अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, परिवार चलाने का काम कर रहे हैं। यहां भी उनको उत्तर मिला नहीं, पर बात सही है, काम तो यह भी वही कर रहा था, मजदूरी का ही काम था। और आगे जाकर के देखे कि अभी काम लगा हुआ है। उन्होंने कहा एक प्रयास और करते हैं, यहां भी पूछते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। फिर उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? वहां उत्तर मिला, रे जानते नहीं, मैं भव्य इमारत का निर्माण कर रहा हूं, भव्य इमारत का निर्माण में लगा हुआ हूं। तो कुल मिलाकर के जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, काम तीनों ही वही प्रकार के लोग थे, वही काम कर रहे थे, लेकिन एक की दृष्टि में पत्थर जोड़ना है, एक की दृष्टि में परिवार का पोषण करना है, और एक की दृष्टि में भव्य इमारत का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आप इसी सद्भावना से आगे बढ़ते रहिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मुख से जो श्री वचन निकले हैं उनको जीवन में शिरोधार्य करने की आवश्यकता है। अब मैं जिस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो जो आपके मन में जो भाव लाएंगे वो शायद कुछ इस प्रकार के हों कि सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंक कतार है, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान बने, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। हम सब चाहेंगे धरती पर सभ्यता का सम्मान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे।